तो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो प्रथम लेसन है। पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था। उसमें एक स्टोरी है खलील की उलझन, जो सत्ता की साझेदारी नामक पाठ में दी गई है। उसको जानेंगे ये क्या कह रहा है। इस कहानी में आपको सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से होता है, ये इस कहानी में हम सीखेंगे। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। वर्तमान की जो संस्कृति है और आधुनिक जो समाज की व्यवस्था है, उसमें इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे तथा राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा भी ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। यहाँ एक शब्द आया, गृह युद्ध। गृह युद्ध आप देखोगे यानी घर का युद्ध। इससे अपन ये सीख सकते हैं कि देश की सीमाओं के भीतर जो निर्जातीय जो संघर्ष होते हैं, यानी आपस में संस्कृतियों और जातियों के मध्य अपने अस्तित्व व सत्ता में अधिक भागीदारी के लिए जो संघर्ष होते हैं, उन्हें अपन गृह युद्ध कह सकते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता एक साथ बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे अथवा सत्ता की साझेदारी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कैथोलिक एक ईसाई संप्रदाय में आता है और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उप प्रधानमंत्री का जो पद था वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और ईसाइयों का वो दूसरा भाग है ऑर्थोडॉक्स, और संसद के अध्यक्ष का जो पद है वो शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए। यानी बेरूत शहर के पास में सीरिया और फ्रांस दोनों देश इसके पड़ोसी देश है। तो ईसाई जहां फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, वहीं मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। अब खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है, क्योंकि खलील एक नया और युवा है जो ये समझता है कि हमारी जो धर्म है, हमारी जो जाति है वो बहुसंख्यक है, इसलिए हमें भी अधिक अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए खलील इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी उसको लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह न तो अपने माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म को जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह ही क्यों नहीं चलता।
अर्थात उसका मानना है कि सिर्फ चुनाव कराइए और हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। यानी ये एक लोकतंत्र के सामान्य सिद्धांत पर खलील जहाँ विश्वास करता है, वहीं जो उसके परिवार में आसपास के जो समाज में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने गृह युद्ध देखा है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, वो मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था जो है वो शांति की व्यवस्था है और इसमें किसी प्रकार का निर्यात या संघर्ष और गृह युद्ध की आशंका नहीं है। अभी कहानी भी समाप्त नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आगे नहीं जा पाएगी। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? अब एक प्रश्न अपने सामने खड़ा होता है कि समाज में शांति सुव्यवस्था और बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा होना ज़रूरी है ताकि समाज में गृह युद्ध ना हो, आपस में भेदभाव ना हो और सभी को समान रूप से अधिकार मिल सके। हाँ, ये भी मानना है, खलील का मानना भी सही है कि वर्तमान जो लोकतंत्र है उसमें सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा वोट मिले वो व्यक्ति उसको पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अनुभव के आधार पर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना भी यहाँ सही प्रतीत होता है कि मौजूदा व्यवस्था जहाँ सत्ता की साझेदारी है वो शांति और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। धन्यवाद।